सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर के बारे में। हिंदी का है जो जिसका नाम है यद्यंतरित मुस्कान। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए क्या क्या बताऊंगा। पहला मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और उसका सलूशन भी दिया है, और बताऊंगा कि आप लोग उत्तर को कैसे लिखें ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कवि ने शिशु और उसकी माँ को धन्य क्यों कहा। ठीक है, यह द्वंद्वित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए। ठीक है, हम हम देखते हैं कि जब भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हमें लास्ट में टॉपिक दे देता है, यानी इस चैप्टर का नाम जरूर दे देता है कि वास्तव में यह जो क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया ताकि बच्चों को आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कवि ने शिशु और उसकी माँ को धन्य क्यों कहा। देखिए क्योंकि कवि जो उसका जो शिशु है उसका इस जीवन में या इस संसार में आगमन उसकी माँ के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो जिसके कारण उसे ऐसा लगता है कि उसका जो शिशु है उसके उसकी पत्नी या अपनी माँ के कारण ही इस संसार में आ चुका है। ठीक है, इसीलिए उसको धन्य कहा। यानी कुल मिला जुला कर यही कवि कहना चाहता है कि जो छोटा बच्चा है उसके खुशी का आगमन जो है मेन रूप से उसकी माँ को जाता है, यानी सारा क्रेडिट इसको जाता है, उसकी माँ को जाता है। ठीक है, कभी जो है उसमें अपना क्रेडिट नहीं ले रहा है। ठीक है, और जो रही छोटे बच्चे की बात, तो उसकी जो मुस्कान होती है बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही सुंदर होती है और बहुत ही आकर्षक होती है। ठीक है, तो आकर्षक होती है तो कवि को वह अपनी तरफ सम्मोहित करता है, यानी उसकी ओर खींच लेता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग समझ आया ना। तो एक बार मैं आपसे निवेदन है कि एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को और कुछ और अलग से पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि यह द्वंद्वित मुस्कान पाठ में बाल मनोविज्ञान की छवियां बड़ी अनुपम है। ठीक है, कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं बाल मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान मतलब होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मनोदशा क्या होती है। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी मनोदशा वास्तव में क्या होती है, यानी वो दूसरों के प्रति कैसा सोचते हैं जब छोटा बच्चा होता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा तो कुछ तो जानता नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं जानता तो उसके आगे जो भी आता है तो उसे ऐसा लगता है कि यह कौन अनजान व्यक्ति आ गया, तो वो उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखता है, या तो लगातार देखेगा या तो छुप के देखेगा। छुप के क्यों देखेगा, क्योंकि उसे अपने डर की अनुभूति होती है। क्योंकि जैसे बड़े लोग होते हैं तो उन्हें कोई किसी बात का डर नहीं होता, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर डर की अनुभूति होती है ना। ठीक है, उसके कारण छोटा बच्चा जो होता है थोड़ा कनखी से देता है, यानी या तो कहीं कोने से देखेगा या तो छिप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला जुला कर यही बात कभी कहना चाहता है कि क्या संदेश है कि छोटे बच्चों की जो बाल मनोविज्ञान की दशा होती है वह अपने आप को सुरक्षित करने की दशा होती है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब देखिए जरूर कर लीजिए। ठीक है, आप लोग बिना सब्सक्राइब के चल जाते हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्ची की दंडरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप लोग भी कभी छोटे बच्चों को जब खिलाते होंगे तो क्या आपको अनुभूति होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है, उसकी जो मुस्कान होती है बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता होगा ना। सोचते हैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकें। ठीक है, तो और यहाँ पे कवि जो है अपनी क्या भावना है कि
उसके बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम उभर रहा है, ठीक है। पहली बात, उसका प्रेम उभर रहा है और उसे लगता है कि जो बच्चे की मुस्कान है वह किसी भी अगर कोई आदमी मृत है तो उसके अंदर जान डाल सकती है, ठीक है। मृत के अंदर भी जान डाल सकता है, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि उसकी जो मुस्कान है बांस और बबूल, जो कि बहुत कठोर का संदेश है, लेकिन उसके अंदर भी पिघलता ला सकते, यानी उसका भी मन को पिघला सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग चाहें तो इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया नहीं। देखिए लास्ट वाला मैं समराइज कर देता हूँ। मूल रूप से कवि क्या कह रहा है, जो छोटा बच्चा जो होता है उसकी मुस्कान कैसी होती है, ठीक है। पहला प्रेम बहुत होता है उसके अंदर, ठीक है। और वह मृत शरीर के अंदर भी जान का संचार कर सकता है, ठीक है। यानी कठोर, किसी का हृदय कितना भी कठोर अगर बच्चे की मनोदशा के सानिध्य में आ गया ना, तो वह कठोर से कठोर हृदय का व्यक्ति भी पिघल सकता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अगला क्वेश्चन फोर्थ करेंगे। आगे क्वेश्चन भी कवर हो जाए और टाइम भी कम लगे, ठीक बच्चों। तो देखिए मैं पैराग्राफ एक बार रीडिंग लगाता हूँ, ठीक है। तो फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, ठीक है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, ठीक है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, ठीक है। मैंने एक बार पढ़ दिया है, आप लोग भी स्क्रीन पास करके बात पढ़ लेंगे तो अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक बच्चों। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की पहले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फसल के विकास में किसका जादू है सर का, ठीक है। तो देखिए जो फसल होती है उसमें मुख्य रूप से देखिए अगर किसका होता है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं नदियों के पानी के जादू का हो सकता है अर्थ, ठीक है। तो इसका तो हम आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, किसका होगा, नदियों के पानी का इसका जादुई असर होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ख की तरफ, ठीक है। मनुष्य के हाथ फसल को क्या देते हैं, ठीक है। तो जैसे मनुष्य जो होता है कोई भी अगर फसल उगा रहा है तो उसे हाथों से सिंचाई, रुपाई, बुआई, गुड़ाई ये सब होता है ना, तो वही पूछ रहा है कि फसल को क्या देते हैं, यानी मूल रूप से पूरा जान, यानी उसको फसल को पूरा उगाने में योगदान हाथी का होता है, ठीक है। तो फसल को उगाने में हाथ की ही मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। अपना स्पर्श यानी फसल को छुएंगे तभी उसका जाके मिला जुला कर उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ग्रो होगा और पौधा और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ग की तरफ मूव करते हैं। क्या है, खेतों की मिट्टी के बारे में काव्यांश में क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि खेत की मिट्टी का गुण धर्म क्या है, ठीक है। तो खेत की मिट्टी कैसी है, हाँ बहुत सही, रंग भूरी है, भूरी रंग बिरंगी भूरी, देखिए यहाँ पे भी दिया है भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। देखिए जो मिट्टी होती कई प्रकार की होती है, ठीक है। आप लोग भी जानते हो कि काली भूरी कई तरह की मिट्टी होती है, आप लोग सोशल साइंस में पढ़े होंगे, ठीक है। सोशल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे कि मिट्टी का कितना प्रकार होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा, कभी किस प्रकार की मिट्टी का उल्लेख कहा गया है, ठीक है। वही वही फिर सेम डिट्टो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर अंतर कर देंगे तो क्वेश्चन बदल जा रहा है, ठीक है। तो वही काली भूरी संदली का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर गंगा देते हैं, फसल किसका रूपांतरण प्रतीक था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है फसल में किसका रूपांतर किसके रूप से दूसरे रूप में जा रही है उसके बारे में पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे देंगे, देखिए हमें मेन रूप से ही बताना है कि फसल उगने में किसका किसका ज़्यादा सहयोग रहता है, ठीक है। तो पहला रहता है नदियों का पानी का रहता है, ठीक है। नदी का पहला तो पानी से
होता है, ठीक है। पानी, दूसरा क्या हो जाएगा, हाँ हवा। फिर धरती की जो मिट्टी है उसका क्या गुण धर्म है, यानी खासियत क्या है। मैं देना चाहता हूँ, धरती का गुण धर्म का मेन रूप से यही है कि मिट्टी की खासियत क्या है, ठीक है। मिट्टी का खासियत क्या है आप लोग भी लिख सकते हैं थोड़ा सा अपनी कॉपी में, ठीक है। और सूर्य की किरण का योगदान, यानी हवा, पानी, धरती और मिट्टी के गुण धर्म, और सूरज की किरण, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सूरज की जो किरण है उसका ही मेन योगदान है, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक अगर आ चुके तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कुछ मांगता तो मैंने लाइक सब्सक्राइब कर के ही जाइए करिए, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो बिना सब्सक्राइब करना चाहिए। एक बार से फिर आप लोग का धन्यवाद यहाँ देखने के लिए।